नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल सैनी, प्रवक्ता समाजशास्त्र, कक्षा 11 समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा अध्याय है वह है समाजीकरण, जिसका भाग 2 हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में आज हम जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है, पहला है समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं, तथा दूसरा है समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत। तो चलिए पहले हम समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं पढ़ लेते हैं कि समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, समाजीकरण की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली है प्राथमिक संस्थाएं और दूसरी है द्वितीयक संस्थाएं। जब हम प्राथमिक संस्थाओं की बात करते हैं तो उसमें परिवार, पड़ोस, खेल समूह और नातेदारी समूह, नातेदार और विवाह, ये सब हमारे क्या है, प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। देखिए, अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि परिवार है वो व्यक्ति की सबसे बड़ी और प्राथमिक जो समाजीकरण उसकी सबसे प्रमुख संस्था है। परिवार में रहकर ही बच्चा कैसे रहना है, कैसे खाना पीना करना है, समाज के नियम क्या है, कायदे कानून क्या है, कैसे उसको बोलना चाहिए, कैसे उसे दूसरों से बातचीत करनी चाहिए, ये सब चीजें वो परिवार में ही सीखता है। खेल समूह, बच्चा जिस ग्रुप में खेलता है, जिस समूह में खेलता है, वहां वो सीखता है कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसे बातचीत करनी है, अपने बड़ों से कैसे बातचीत करनी है, अपनी छोटों से कैसे बातचीत करनी है, अपने पड़ोस से जब सीखता है बच्चा कि अपने पड़ोसी से कैसे बर्ताव करना है, कैसे उनकी हेल्प करनी है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, कैसे उनसे अच्छे सामाजिक संबंध बनाने हैं। खेल समूह की बात हो गई। फिर नातेदार और विवाह। नातेदार, हम हमारे रिश्तेदार नातेदारों से यही सीखते हैं कि कौन से नातेदार है वो, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसे बोलना है, छोटों के साथ कैसे बोलना है, बराबर के जो नातेदार है उनसे कैसे बातचीत करनी है, किस प्रकार से उनका आदर किया जाना चाहिए, ये सब बातें। फिर विवाह भी प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समाज के साथ अनुकूलित करता है, समाज में वो समाज के नियमों, कायदे कानून को सीखता है, वो समाज की जो विधियां हैं, समाज के जो नियम है, उनको वो आत्मसात करता है और अपने जीवन को समाज के साथ अनुकूलित करने का प्रयास करता है। चलिए अब दूसरी चर्चा करते हैं, जो द्वितीयक संस्था है। जो द्वितीयक संस्था है समाजीकरण की, वो है शिक्षण संस्थान, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, ये सब हमारे क्या है, समाजीकरण की द्वितीयक संस्थानें हैं, जिनके द्वारा जब भी व्यक्ति शिक्षण संस्था में जाता है, विद्यालयों के द्वारा, महाविद्यालयों के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों को समाज की संस्कृति सिखाई जाती है, समाज का रहन सहन सिखाया जाता है, समाज के नियम, तौर तरीके, कानून व्यवस्था सिखाई जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि समाज के साथ कैसे संतुलन स्थापित करना है, उन्हें सिखाया जाता है कि समाज की मान्यताएं क्या क्या हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि आपको समाज के साथ किस प्रकार से अनुकूलन स्थापित करना है। बाकी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, उनका कार्य भी यही है कि वो एक बच्चे को या एक व्यक्ति को समाज के साथ अनुकूलित करें, समाज के तौर तरीके सिखाए, समाज के नियम, कायदे कानून उसको सिखाए, और बच्चा इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से ही समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करता है, उसका समाजीकरण होता है। तो ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक समाजीकरण की संस्थाएं हैं, जिनके द्वारा एक बालक है वो समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के साथ वो बना रहता है, समाज के साथ वो सीखता है, समाज के साथ अपना अनुकूलन करता है। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं
समाजीकरण के जो प्रमुख सिद्धांत, देखिए समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं समाजशास्त्रियों ने। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चार्ल्स कूले के सिद्धांत। चार्ल्स कूले, जिसको आत्मदर्पण का सिद्धांत कहते हैं। चार्ल्स कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। चार्ल्स कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत जो उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में दिया था। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था, समाजीकरण के आत्मदर्पण का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि व्यक्ति व समाज के जो संबंध हैं उन्हीं के आधार पर व्यक्ति का समाजीकरण होता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति है वो अपने आत्म का या सेल्फ का विकास करता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति के आत्म या सेल्फ का निर्माण होता है। इसीलिए और उन्होंने कहा कि समाज है वो व्यक्ति के लिए एक दर्पण का काम करता है। ये जो दर्पण है इसको उन्होंने समाज कहा। इस दर्पण को उन्होंने समाज कहा। चार्ल्स कूले ने बताया कि समाज है व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा गया है। देखिए ये सिद्धांत है वो तीन चीजों पे टिका हुआ है। तीन इसकी जो चरण है वो प्रमुख है। पहला चरण है कि देखिए पहला चरण है कि व्यक्ति सोचता है, पहले चरण में व्यक्ति सोचता है कि समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। पहले चरण में व्यक्ति यह सोचता है कि समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरे में फिर क्या है, दूसरों की राय के आधार पे व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है। देखिए पहला तो यह है कि व्यक्ति यह सोचता है कि समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसके आधार पर व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है। और तीसरा है कि वो स्वयं के बारे में सोच के अपने बारे में क्या राय बनाता है, वो अपने को कैसा मानता है। अपने ऊपर राय बनाता है कि वो स्वयं को क्या मानता है, स्वयं को कैसा मानता है। वो अपने आप को हीन मानता है या वो अपने आप को ग्लानि महसूस करता है अपने ऊपर, या फिर वो अपने आप को गर्व अनुभव करता है या अपने आप को वो अच्छा मानता है। देखिए ये सिद्धांत तीन चरणों से गुजरता है। तीन चरण है कि व्यक्ति यह सोचता है कि समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस आधार पर व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है कि वो कैसा है, और फिर वो अपने आप को कैसा देखता है। वो अपने को हीन मानता है, अपने ऊपर ग्लानि महसूस करता है, या फिर अपने को गर्व की भावना से देखता है, अपने को अच्छा मानता है, अपने को वो एक अच्छी दृष्टि से देखता है, ग्लानि के भाव में नहीं। जैसे देखिए इसका उदाहरण माने कि एक कमरे के अंदर 10 लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति कमरे के अंदर आया। अगर 10 के 10 लोग उस व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं, खड़े होकर उसको सम्मान देते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति अपने ऊपर गर्व अनुभव करेगा। जबकि 10 के 10 लोग अगर उसका ध्यान ही नहीं दें, अपनी बातों में लगे रहें या फिर उससे कटने का प्रयास करें या दूर दूर हटने का प्रयास करें, तो व्यक्ति अपने बारे में हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा।
यही है आत्मदर्पण का सिद्धांत। समाज ही इसमें दर्पण है कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है, उसके आधार में व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है और फिर वो क्या भावना अपने बारे में रखता है। यही आत्मदर्पण का सिद्धांत है चार्ल्स फूले। चलिए दूसरे सिद्धांत की चर्चा करते हैं, वो है मिड का सिद्धांत। इसको सिद्धांत बोलते हैं मिड का सिद्धांत। आई और मैं, मी का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार एक शब्द उन्होंने प्रयोग में लिया, सामान्यीकृत अन्य। सामान्यीकृत अन्य किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वह सामान्यीकृत अन्य कहलाता है। देखिए मिड ने आई और मैं शब्दों का प्रयोग किया और जिसका अर्थ था, आई का अर्थ था कि व्यक्ति दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। आई का अर्थ है कि व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है और यहां मी का अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कि व्यक्ति दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है और उस व्यवहार के ऊपर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो मी कहलाता है। आई और मी का यही सिद्धांत है। और जब लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है उसी प्रतिक्रिया को व्यक्ति क्या करता है, आंतरिकृत करता है। इसी प्रक्रिया से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इस प्रक्रिया से व्यक्ति सीखता है, अपने अंदर वो परिवर्तन लेके आता है। देखिए आई और मी, आई मतलब दूसरों के प्रति उसका क्या व्यवहार है और मी का मतलब है दूसरों के साथ उसने व्यवहार किया है, उसके ऊपर दूसरे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। उसी प्रतिक्रिया को ध्यान में रख के व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वयं को आंतरिकृत करता है, अपने अंदर परिवर्तन लाता है, अपने अंदर वो बदलाव लेके आता है। यही है मिड का, जो कि उन्होंने उसकी पुस्तक की चर्चा करना भूल गए। उनकी पुस्तक का नाम था माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। मिड की पुस्तक का नाम था माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में उन्होंने मिड ने आई और मी का सिद्धांत दिया था, समाजीकरण का सिद्धांत दिया था। चलिए अब हम तीसरे सिद्धांत की चर्चा करते हैं। समाजीकरण का तीसरा सिद्धांत है वो है फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड का इड, अहम और परा अहम का सिद्धांत। देखिए एक फ्रायड है जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने सिद्धांत दिया था इड, अहम और परा अहम का सिद्धांत। देखिए फ्रायड ने कहा सब या मन को उसने तीन भागों में बांटा। सब या मन को उन्होंने तीन भागों में बांटा कि चेतन मन और अचेतन मन या अवचेतन मन और तीसरा है अचेतन मन। फ्रायड ने कहा कि तीन तरह के मन होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन और तीसरा अवचेतन मन। ठीक है, इसी के आधार पर उन्होंने फिर अपना सिद्धांत बताया इड, अहम और परा अहम का सिद्धांत। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए फ्रायड ने कहा कि चेतन मन है जिसका हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जो भी चेतना के अंदर जो भी कार्य करते हैं वो हमारे चेतन मन का हिस्सा है। फिर उन्होंने कहा अवचेतन मन, जो भूतकाल की जो घटनाएं हैं जो पीछे हमारी जिंदगी में घटित हुई हैं वो हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, वो हमारे अवचेतन मन में रहती है। तो तीसरा है अचेतन मन, जिसको फ्रायड ने कहा कि जैसे पानी के अंदर जो बर्फ का बड़ा एक शिलालेख होता है जो कि ऊपर तो थोड़ा सा दिखाई देता है और पूरा का पूरा वो पानी के अंदर होता है, वैसे ही अचेतन मन होता है जो कि उसकी सारी बातें अंदर ही अंदर होती है, बाहर दिखाई नहीं देता। तो इसको तीन भागों में उन्होंने मन को बांटा और फिर उन्होंने सबके लिए भी इड, अहम और परा अहम का सिद्धांत दिया। चलिए इड, अहम और परा अहम की बात करते हैं।
फ्रायड ने कहा कि ईड क्या है? उसने कहा कि ईड है वो हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इंसान की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो ईड को प्रकट करती है, या ईड उन मूल प्रवृत्तियों को प्रकट करता है। इसके सामने अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये केवल संतुष्टि चाहता है, ये केवल संतुष्टि चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिले। हमारे जो मूल प्रवृत्तियां हैं जो कहती हैं कि हमें संतुष्टि चाहिए, आनंद चाहिए, जो किसी भी प्रकार से मिले, वो है ईड। दूसरा है अहम। देखिए अहम है वो ईड से थोड़ा ऊपर है, ये वास्तविकता के आधार पर कार्य करता है। ये हमारी वास्तविकता के आधार पर कार्य करता है। ये भी संतुष्टि की बात कहता है, लेकिन ये कहता है कि आनंद की जरूरत है, संतुष्टि की आवश्यकता है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए। अगर परिस्थितियां हैं तो प्राप्त कर लो और नियमों को तोड़ दो, अगर परिस्थितियां नहीं है तो उन नियमों को मत तोड़ो। ये थोड़ी सी तार्किक पक्ष की बात करता है, थोड़ी सी चेतना की बात करता है। ये कहता है कि परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवहार किया जाना चाहिए। और ये क्या करता है? ये ईड पर नियंत्रण रखता है। अहम है वो ईड के ऊपर नियंत्रण रखता है। और तीसरी बात आती है परा अहम। ये देखिए जो परा अहम है वो समाज में नैतिक मूल्यों और मान्यताओं पर आधारित होता है। नैतिक मूल्यों और मान्यताओं पर आधारित है। ये कहता है कि ऐसा कोई भी काम मत करो जो समाज के अनुकूल नहीं हो, जो समाज की व्यवस्था के अनुकूल नहीं हो, जो समाज की मूल्यों और मान्यताओं के अनुकूल नहीं हो। ये बताता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो करनी चाहिए, लेकिन समाज के नियमों, कायदों, कानून के तहत ही करनी चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। इसी कारण जितना व्यक्ति परा अहम के समीप रहता है या परा अहम के अनुसार आचरण करता है, उसका समाजीकरण उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ईड अहम और परा अहम। अब देखिए हम एक उदाहरण दे देते हैं ईड अहम और परा अहम का। देखिए ईड है वो, ईड अहम और परा अहम तीन भाई हैं। तीन भाई हैं। सबसे छोटा भाई है ईड। वो कहता है कि उसको आम के बगीचे से क्या खाना है? आम खाना है। अब चाहे वो चुरा के खाए, चाहे वो तोड़ के खाए, कैसे भी खाए, लेकिन उसको आम खाना है, उसको संतुष्ट होना है। ये कहता है ईड। फिर अहम है वो मझला भाई है या बीच वाला भाई है, जो कि ईड से बड़ा है। वो कहता है कि नहीं, अभी बाग में क्या है? माली है। जब वो माली नहीं होगा, बागवान नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? बाग में जाएंगे और आम तोड़ेंगे। ये परिस्थिति को देखने की बात कहता है कि अगर परिस्थिति है आम तोड़ने की तो हम आम तोड़ के लाएंगे और संतुष्टि प्राप्त करेंगे। जबकि सबसे बड़ा भाई है वो है परा अहम। ये कहता है कि नहीं, आम चुराना पाप है। अगर आम खाना है तो बागवान से मांग के खाएं या बाजार से खरीद के खाएं। आप ऐसा नहीं करें। ये समाज के मूल्यों के अनुसार ही बात करेगा, समाज की नैतिकता जो है उसी के अनुसार ही बात करेगा। ये इसका दूसरा माने तो ईड है एक घोड़ा है, अहम है, उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ सवार है, जो ईड को सही बांधने का, ईड को परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने की बात कहता है। और परा अहम है वो रास्ते के ऊपर लगे हुए दिशा निर्देश हैं, जो कि बताते हैं ईड और अहम को कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है, किस प्रकार से उनको रास्ते के ऊपर चलना है। तो चलिए ईड अहम और परा अहम का ये सिद्धांत पूरा हो गया। समाजीकरण की जो प्रमुख सिद्धांत है, भी जो मुख्य सिद्धांत है वो भी उन पे हमने चर्चा कर ली। देखिए समाजीकरण के बारे में टालकट जो पार्सन्स हैं उन्होंने कहा कि एक बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के साथ ही समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है।
और फिर वो अपना समाजीकरण करता है धीरे धीरे और बच्चे का समाजीकरण होता है। जॉनसन ने समाजीकरण के बारे में कहा कि बालक का जो मस्तिष्क है वो कोमल होता है, उसे जैसे चाहो वैसा मोड़ा जा सकता है, उसका समाजीकरण है वो उसी प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए आज का ये अध्ययन यही समाप्त होता है। आज का ये जो हमारा टॉपिक है और ये जो लेसन है वो भी यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।